दोस्तों नमस्कार। जब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया था तो आरएसएस खामोश हो गई थी। जब लाल कृष्ण आडवाणी के बदले नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाए जाने की तैयारी हो रही थी तो आरएसएस सक्रिय हो गई थी। तो क्या आरएसएस की खामोशी और आरएसएस की सक्रियता बीजेपी के भीतर के घटनाक्रम को बदलने की दिशा को लेकर ही होती है? यह सवाल आज इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सामान्य तौर पर बीजेपी के भीतर सत्ता के समानांतर कोई सत्ता होती नहीं है। यानी चाहकर भी पावर सेंटर अगर बीजेपी के भीतर किसी को खोजना है तो अभी तक वह आरएसएस को ही मानते रहा। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे बतौर प्रधानमंत्री, यानी ताकत इतनी बढ़ गई कि बहुमत के साथ दिल्ली में मौजूदगी तो पावर सेंटर एक ही रहा। और इस पावर सेंटर के आश्रय इस देश के भीतर ना जाने कितनों मुद्दे हों और सरकार को लेकर कितना आक्रोश लोगों के बीच हो, जहां आरएसएस के संगठन काम कर रहे हों या जहां बीजेपी की मौजूदगी हो, बीजेपी की सत्ता हो, वहां पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर अगर देश में सवाल उठते चले जा रहे हैं तो भी आरएसएस खामोश रही। इस दौर में एक के बाद एक दिल्ली की सत्ता के निर्णय ने बीजेपी के भीतर कद्दावरों का कद छोटा कर दिया, लेकिन आरएसएस खामोश रही। इस दौर में बीजेपी का संगठन हो या नेतृत्व करने की क्षमता किसके पास है, इसके चयन को लेकर भी दिल्ली अगर सक्रिय हुआ तो आरएसएस ने खामोशी बरत ली। यानी सामान्य तौर पर कोई दूसरा पावर सेंटर बीते 10 बरस में आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या पहली बार एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है? क्या पहली बार इस बात का एहसास आरएसएस को भी है और बीजेपी के उन कद्दावर नेताओं को भी हो चला है कि एक नए पावर सेंटर को खड़ा करना होगा? और इस बार दिल्ली से दूर भोपाल वह पावर सेंटर के तौर पर है। भोपाल का मतलब इस दौर में शिवराज सिंह चौहान है। 18 बरस तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता चरम पर जब रही तभी उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। और चरम का मतलब यह होता है कि चुनावी जीत के साथ चरम पर खड़े होना। बहुत ही शालीनता के साथ वो एक के बाद एक सामने खुद को लाते रहे, ऐलान भी होते रहे। और पहली बार किसी ने कहा मैं दिल्ली से कुछ नहीं मांगूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। लेकिन इस दौर में देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुद्दे लगातार पनप रहे हैं, क्या उससे आरएसएस के भीतर खामोशी भरी बेचैनी है? क्या जो नेता अभी तक ये मानकर चलते थे कि उनके आश्रय राजनीतिक समीकरण बीजेपी के अनुकूल हो सकते हैं, जब दिल्ली की ताकत ने उन्हें खामोश कर दिया तो क्या हर किसी ने खामोशी बरत ली? और जिस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्या वो सिर्फ उनकी अपनी बात थी या उनके पीछे कोई खड़ा है? यह सवाल कई मायनों में इस वक्त महत्वपूर्ण हो चला है। क्योंकि याद कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उनके पीछे कौन खड़ा था? इस दौर में शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं तो उनके पीछे कौन खड़ा हो सकता है? और इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर भी क्या बीजेपी के नेताओं में जो उस प्रांत से आते हैं या फिर आरएसएस जो राजनीतिक शुद्धिकरण के जरिए मानती रही कि वही बीजेपी को राजनीतिक स्थिति में लेकर आई, तो क्या उसके भीतर की खामोशी अब बीजेपी के भीतर के घटनाक्रम की दिशा में तो नहीं जा रही है? हमें लगता है आज एक एक परिस्थिति को पलटने की शुरुआत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जब इस बात का जिक्र किया कि पार्टी ने मुझे 18 बरस तक मुख्यमंत्री बनाया और अब वक्त आ गया है कि मैं भी पार्टी को कुछ दूं, और उस पार्टी को, जिस पार्टी का मतलब इस दौर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत, एक ही पावर सेंटर और एक ही नाम है नरेंद्र मोदी का। तो क्या शिवराज सिंह अपने तौर पर चुनौती देने के लिए खड़े हो रहे हैं या 24 के चुनाव को लेकर अभी उनके भीतर एक खामोशी है और पत्ते वो नहीं खोल रहे हैं? आइए जरा घटनाक्रम को टटोलते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा अब वक्त आ गया है कि मैं भी कुछ पार्टी को दूं। मैं आज कह रहा हूं साहब,
एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया। शिवराज सिंह चौहान ऐसे दौर में खड़े होकर कह रहे हैं कि अब वक्त है मैं भी कुछ पार्टी को दूं जिस दौर में पार्टी का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और वो खुले तौर पर कह चुके हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिल्ली से कुछ नहीं मांगूंगा, उससे बेहतर होगा मर जाना। तो क्या यह एक नए पावर सेंटर की आहट है? और सवाल यह बड़ा हो चला है, जिस दौर में इस देश के भीतर तमाम मुद्दे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय के भीतर पनप रहे हों, वैसे वक्त में बीजेपी क्या करेगी? और महज 4 महीने का वक्त बचा है चुनाव को लेकर, तो क्या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दिल्ली की सत्ता कोई कार्रवाई कर सकती है या फिर उनके पीछे आरएसएस खड़ी हुई है? ये दोनों सवाल के दायरे में जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता ने अपने तमाम उन पुराने साथियों को खोया, जिसमें बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और पंजाब में अकाली दल थे, और इस दौर में अलग अलग मुद्दे, वह भी हम आपको नागपुर का एक दृश्य दिखलाते हैं। नागपुर में पुरानी पेंशन को लेकर कल स्टेडियम में जब लोग जमा हुए तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी जो एक लिहाज से मौजूदा सत्ता को डराने वाली हो सकती है। लेकिन उस सभा में कौन पहुंचा भाषण देने के लिए? शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पहुंचे। वही उद्धव ठाकरे जो एक वक्त बीजेपी के साथ खड़े थे, वही उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी को मौजूदा बीजेपी ने तोड़ दिया। और मौजूदा बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी है। आरएसएस कभी नहीं चाहती थी शिवसेना का दो फाड़ हो। आरएसएस कभी नहीं चाहती थी उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार दरकिनार कर दिया जाए, बीजेपी से दूर हो जाए, क्योंकि जिस हिंदुत्व की बिसात आरएसएस बिछाती रही उसमें कहीं ज्यादा उग्र या कहीं एग्रेसिव तरीके से बाला साहब ठाकरे चला करते थे। लेकिन इस दृश्य को देखिए, यह नागपुर में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कल का ही यह दृश्य है। तो क्या यह दृश्य इस बात को बताने के लिए काफी है कि यह आक्रोश मौजूदा दिल्ली की सरकार को लेकर है, यानी मोदी सरकार को लेकर है जिन्होंने पुरानी पेंशन खत्म की? या यह बताना होगा कि इस दौर में क्यों एक नया पावर सेंटर पनपने की स्थिति में बीजेपी के भीतर आ चुका है? और आरएसएस को भी इसका एहसास है कि अभी से अगर दिल्ली का विकल्प ना खोजा गया, यानी नरेंद्र मोदी का विकल्प अगर ना खड़ा किया गया और उसे खोजा नहीं गया, तो एक झटके में नरेंद्र मोदी की हार बीजेपी को तबाह कर देगी। तबाही का मतलब यह है कि बीजेपी की राजनीतिक ऊंचाई जो है वह एक झटके में खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह एक पारंपरिक राजनीति नहीं है जो मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता खेल रही है। तो क्या इसीलिए अभी से विकल्प की खोज में आरएसएस भी निकल पड़ी और एक नए पावर सेंटर के तौर पर शिवराज सिंह चौहान नजर आने लगे हैं? क्योंकि रूठे हुए तो कई हैं। उन तमाम मुख्यमंत्रियों की फेरिस्त को पढ़ लीजिए जिन फेरिस्त में आपको महाराष्ट्र नजर आएगा, जिसमें आपको उत्तराखंड नजर आएगा, जिसमें आपको गुजरात भी नजर आएगा, जहां पर मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पर चलते हैं। इस कड़ी में वो तमाम बीजेपी शासित राज्य, और उसके साथ ही यह भी याद कीजिए कि हिमाचल में धूमल को दरकिनार किया गया, बीजेपी को हार मिली। इस दौर में येदियुरप्पा को दरकिनार किया गया, कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली। अपनी ताकत अपने बूते चलते हुए जीत जब तक मिल रही है तब तक तो सब कोई खड़ा है, लेकिन जिस दिन हार की दिशा में कदम बढ़ेंगे उस दौर में कौन तालमेल बैठाएगा इस देश के तमाम राजनीतिक दलों से, यह भी सवाल है। और शायद इस सवाल का जवाब मुद्दों के बीच छुपा है, क्योंकि याद कीजिए किसानों का आंदोलन, और एक बार फिर किसान खड़ा हो रहा है। वो कह रहा है एमएसपी
मिलनी चाहिए थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। एमएसपी नहीं मिल रही है तो हम दोबारा से फरवरी के महीने में दिल्ली कूच करेंगे। और इसकी तैयारी देखिए, पुराने किसान शहीदों को याद करते हुए कितनी बड़ी तादाद में पंजाब के भीतर किसान फिर से एकजुट होने लगे हैं। सरदार करतार सिंह सराभा अमर रहे, सरदार करतार सिंह सराभा अमर रहे, किसानी को हो गए शहीद अमर रहे, किसानी को हो गए शहीद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिस तरीके से तुम शामिल हुए हो। जदों भी स्टेज तो क्या किसानों का सवाल भी आरएसएस को डरा रहा है? क्या किसानों का सवाल और उससे जुड़ी हुई राजनीति इस देश के भीतर में मोदी सत्ता के केंद्र के इर्द गिर्द सिमटती चली जा रही है? और जो बीजेपी के भीतर किसान है और उनको लेकर जो सवाल बीजेपी के पुराने नेताओं में है, एक क्षण के लिए सत्ता मिल जाएगी इसलिए क्या हर कोई खामोश हो चला है? क्योंकि कतार तो वाकई लंबी है। महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे को दरकिनार करना, एकनाथ शिंदे को ले आना, जी नहीं, देवेंद्र फडणवीस को दरकिनार करना, नितिन गडकरी को दरकिनार करना और एक झटके में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना। राजनीतिक लाभ मिल सकता है लेकिन वह तात्कालिक होगा, दूर तक नहीं जाएगा, इसका एहसास हर किसी को है। तो पावर सेंटर की खोज इस दौर में तो हो रही थी, मिला कोई नहीं, लेकिन एक झटके में शिवराज सिंह चौहान मिल गए, जिनकी लोकप्रियता ऐसी गजब की कि जब वो शपथ ग्रहण समारोह में आए तो पूरे भीड़ में हर्षोल्लास छा गया। जब शपथ ग्रहण के बाहर निकले तो उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। एक बुजुर्ग महिला पास में आई, रोते हुए आई, बेटा तुम प्रधानमंत्री बनोगे। यह कहने से वो नहीं चुकी। यह मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ महाराष्ट्र तक का नहीं है, हरियाणा के भीतर जो सवाल इस दौर में उठ रहे हैं, क्या वो खट्टर सरकार के इर्द गिर्द घुमड़ रहे हैं या खट्टर भी दिल्ली के द्वारा बनाए गए इसलिए हर किसी ने खामोशी बरती है? असम के भीतर हेमंत बिस्वा का होना, जो कांग्रेस से आए, दागी थे लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री बने। वह जिस तर्ज पर चलते हैं वो दिल्ली की पसंद है, लेकिन क्या वह बीजेपी की पारंपरिक राजनीति के अनुकूल है? पावर सेंटर तो बनाना था, पावर सेंटर की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। क्या उत्तराखंड के भीतर जिस तरीके से धामी बने, या फिर गुजरात में जब पटेल बने, मिजोरम के सीएम ने मना कर दिया देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सभा नहीं करेंगे, वो चुनाव हार गए। अगली रास्ता क्या त्रिपुरा में जाएगा? नॉर्थ ईस्ट के भीतर संघ की सक्रियता आज से नहीं है, आजादी के बाद से है और संघ इस संकट को समझ रहा है। तो क्या एक खामोशी संघ की दिल्ली को डरा रही है? क्या इस दौर में शिवराज का खुले तौर पर कहना मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं, लेकिन उनकी सक्रियता बतलाती है वो कहां गए? वो दिग्विजय के इलाके राघवगढ़ भी जाते हैं, वो छिंदवाड़ा भी जाते हैं, कमलनाथ के इलाके श्योपुर में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की कविता गाते हैं, हार नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इसका जिक्र वह सभा में करते हैं, वह भी जब ऐलान हो चुका होता है दिल्ली के कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या यह एक नई परिस्थिति बीजेपी के भीतर पनपनी शुरू हो गई है? हमें लगता है इसके नब्ज को टटोलने के लिए इस देश के भीतर उठते हुए मुद्दे, उनसे जुड़ते हुए लोगों के भीतर का आक्रोश और उनके मन में जो है इस दौर में वो ना बोल पा रहे हो क्योंकि राजनीतिक वैक्यूम है। तो क्या इंडिया का जिक्र करें या किसी थर्ड मोर्चे का जिक्र करें, या उससे हटकर बीजेपी के भीतर एक पावर सेंटर क्रिएट करके जो पक्ष में है वह मोदी के पक्ष में है, जो विरोध में है वह अब आरएसएस के जरिए या शिवराज सिंह चौहान के जरिए अपने भावनाओं को साथ उनके लेके खड़ा हो जाए, यानी सत्ता भी हमारी, विपक्ष भी हमारा। इस परिस्थिति का खेल कई मौकों पर आरएसएस ने खेला है। जिस दौर में स्वदेशी का राग था और विदेशी पूंजी भारत लाने का प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, उस वक्त कौन खड़ा हुआ था? दत्तोपंत ठेंगड़ी खड़े हुए थे, आरएसएस के थे, स्वदेशी जागरण मंच चलाते थे। मुरलीधर राव जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के भीतर इस दौर में है, वहां उस दौर में वह स्वदेशी जागरण मंच के साथ थे। उस दौर के नेताओं को याद कीजिएगा। अगर विदेशी पूंजी और स्वदेशी की लड़ाई सत्ता और विपक्ष में हो रही थी तो सत्ता में वाजपेयी सरकार थी गठबंधन के साथ और विपक्ष में आरएसएस खड़ी थी।
अब एक नए पावर सेंटर की राजनीतिक तौर पर जो तैयारी हो रही है वो शायद मौजूदा सत्ता को समझ आए या ना आए, लेकिन इस दौर में दो तीन बातें साफ होती चली जानी चाहिए राजनीतिक तौर पर कि अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से पिछली बार 28 सीट जीते थे तो क्या जीत पाएंगे अगर शिवराज साथ नहीं देते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय है। और आने वाले वक्त में वो तैयारी कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं पूरे राज्य में घूम जाएं, और 18 बरस तक हमको जनता ने सत्ता दी तो हम उनका धन्यवाद क्यों ना दें। तो एक धन्यवाद यात्रा निकालने और उसके जरिए बोले कि भाई हम बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो जो वादे इस दौर में किए गए जो कि आपके संकल्प पत्र में है उसको लागू कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस लोकप्रियता के चरम में क्या उनके हिसाब से राजनीति चलेगी, और आने वाले वक्त में अगर जरा सी डामाडोल 24 में होती है तो वो अपने पत्ते खोल देंगे। एक नए पावर सेंटर की आहट और इन सब के बीच आरएसएस की खामोशी सिर्फ यही नहीं रुकती है, क्योंकि राजस्थान के भीतर भी वसुंधरा राजे बैठी हुई है। दोनों जगहों पर जो नए मुख्यमंत्री आए हैं क्या वो सिर्फ 4 महीने के भीतर वसुंधरा और शिवराज से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? असंभव है। असंभव सवाल है। तो फिर राजस्थान में 25 में से 24 सीट क्या मौजूदा सीएम जो कल शपथ लेंगे दिला पाएंगे और इस तेजी से बिना वसुंधरा के चल पाएंगे? सवाल मुश्किल है, लेकिन दिल्ली अगर अपनी अकड़ के साथ चल रही और बीजेपी के भीतर यह संदेश है और उस संदेश को काउंटर करने के लिए संघ ने खामोशी बरत ली है और शिवराज अपने तौर पर खुला ऐलान कर रहे हैं तो उनके पीछे कोई नहीं है, ऐसा सोचा नहीं जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो उसके बाद एक एक करके फिर इसको समझिए। पंजाब के किसानों का जिक्र है तो 13 में से सिर्फ 2 सीट मिली थी बीजेपी को जब वो अकालियों के साथ थी। अकालियों को भी 2 सीट मिली थी, लेकिन इस बार तो नहीं है। इस बार तो नए गठबंधन के साथ वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ खड़ी होगी तो क्या होगा। बिहार के भीतर की परिस्थिति आइएगा तो 40 में से 17 सीट मिली थी, बाकी सहयोगियों को मिली थी। वो सहयोगी बड़ा सहयोगी नीतीश कुमार निकल चुका है, क्या होगा। बिहार में नीतीश थे, पंजाब में अकाली थे, महाराष्ट्र में भी तो 23 सीट ही मिली थी बीजेपी को 48 में से, बाकी तो शिवसेना सीट ले गई थी। उद्धव ठाकरे थे तो क्या एकनाथ शिंदे वहां पर जीत जाएंगे इतनी बड़ी ताकत के साथ? जब लोगों की भावनाएं विरासत के आश्रय परिवार के बेटे को खोजती है तो क्या वो एकनाथ शिंदे को खोजेंगे जिन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने पिता का ऐलान बाला साहब ठाकरे कर दिया? इससे क्या कोई लाभ होगा? असंभव है। राजनीति की इस बिसात पर अब सबको समझ में बीजेपी के भीतर आने लगा कि अगर विकल्प का सवाल आएगा तब क्या खोजने निकलेंगे या पहले से चीजों को खड़ा करना होगा। क्योंकि 2003-4 को अगर याद कीजिएगा जब सुदर्शन जी उस दौर में सरसंघ चालक होते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत खुले तौर पर कह दिया था अब बुजुर्गों को जाना होगा, इनको रिटायर हो जाना चाहिए। और तभी से संघ के भीतर मंथन शुरू हो गया था कि अब किसी युवा को लाना है। 2009 में नहीं ला पाए, आडवाणी जी राजनीति में करना चाहते थे, लेकिन 2014 तक स्थिति उनके अनुकूल नहीं रही। वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आए, बावजूद इसके वो आए। संघ पीछे खड़ा था। एक नए पावर सेंटर का उदय गुजरात में हो चुका था, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री की पहचान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहचान में भी अंतर है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहचान 2014 से पहले कुछ नहीं थी सिवाय गुजरात के सीएम के तौर पर, या वो गुजरात मॉडल जिसका जिक्र गाए बगाए करते थे, या गुजरात में जो उस दौर में 2002 में दंगे हुए थे जिसमें राजधर्म का पाठ अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ाने गए थे। वो तमाम बातें पुरानी हैं, लेकिन जैसे ही आप हिंदी पट्टी में आइएगा, इस दौर में क्या हुआ। हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश के भीतर सबसे कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान है। अगर आप 2014 से पहले चले जाइएगा तो आपके भीतर यह सवाल आ सकता है कि योगी आदित्यनाथ तो तब नहीं थे, तब तो राजनाथ सिंह थे। और राजनाथ सिंह अपने तौर पर उनको क्या साइडलाइन कर दिया गया। राजनाथ सिंह और शिवराज में एक अंतर है। राजनाथ सिंह कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, राजपूतों को साथ लेकर चलते थे, समीकरण बैठा सकते थे, लेकिन अपने बूते पूरे राज्य में जीत दिला दें ऐसी स्थिति उनके साथ नहीं जुड़ पा रही थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसी स्थिति जुड़ी हुई है और वो जीत के साथ बाहर हुए हैं। तो हिंदी पट्टी के भीतर शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी उस नए पावर सेंटर की दिशा में जा रही है क्या? यह सवाल हो सकता है दिल्ली को डरा रहा हो।
लेकिन जब आप गणित के आश्रय राजनीति को देखिए और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के आश्रय सत्ता के मिजाज को समझिए तो दोनों स्थितियों में एक पावर सेंटर की जरूरत इस दौर में बीजेपी को हो चली है। क्योंकि रूठे हुए नेताओं की एक कतार है और बार बार इसका जिक्र हो रहा है, पता नहीं आज नहीं कल योगी आदित्यनाथ को कहीं टारगेट पे दिल्ली ना ले ले। उन्हें अपने अनुकूल चाहिए। हारे हुए शख्स को डिप्टी सीएम बनाने से दिल्ली घबराती नहीं है। संगठन का आदमी जो दिल्ली के हिसाब से उत्तर प्रदेश को चलाए, उसे भेजने से दिल्ली घबराती नहीं है। घबराते तो योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हैं अपने तौर पर, तो अपने अनुकूल कैबिनेट भी चाहते हैं और गवर्नेंस भी चाहते हैं। ये टकराव के भीतर अगर पावर सेंटर खुले तौर पर निकल कर आता है, जो इंतजार 2024 को लेकर है, तो पहला बड़ा सवाल यही है, क्या 2024 तक ये परिस्थितियां रुक गई? जी नहीं। 2024 से पहले हर हाल में शिवराज को किसी जगह पर दिल्ली की सत्ता भेजना चाहती है और आरएसएस अपने तौर पर कह रही है वो चले तो जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक ही पद है, बीजेपी के अध्यक्ष का पद। और बीजेपी के अध्यक्ष का पद नड्डा इस दौर में मौजूद हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव तक रहेंगे, जिसका ऐलान बीजेपी कर चुकी है, तो उन्हें हटाने का सवाल नहीं होता है। और किसी दूसरी जगह पर वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, बिल्कुल नहीं। वो कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली आकर बनकर क्या करेंगे? 3 महीने के बाद सारी चीजें खत्म, नोटिफिकेशन के साथ कोई पावर नहीं बचेगा। वह भी स्थिति नहीं बन रही है। तो 2024 तक के बीच का रास्ता उस पावर सेंटर के जरिए उन तमाम लोगों को क्या आरएसएस एकजुट करेगी जो इस दौर में दुखी हैं, रूठे हुए हैं, जिनको कद छोटा कर दिया गया और एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें जो मजबूत है वो नहीं खड़ा हो सकता है, जो सबसे कमजोर है उसको ताकत इसलिए दी जाएगी क्योंकि वह सत्ता के लिए दिल्ली के इशारे पर मौजूद रहेगा। क्या ऐसी सोच पनपने लगी है? पनपने लगी है। क्योंकि इस दौर को अगर आप देखिए तो 18 साल तक सीएम की भूमिका निभाने के बाद शिवराज सिंह दिल्ली नहीं जाएंगे जब ये कहते हैं, तो एक सवाल हर कोई पूछता है, तब उनके मन में क्या है? लोकप्रियता चरम पर है। इस दौर में जब शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वह भी शिवराज से नहीं मिले, नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, लेकिन नहीं मुलाकात हुई उनसे। लेकिन उनसे मिलने के लिए लोगों का समूह सड़क पर उमड़ आया, उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। अब यह सवाल जो आखिर में निकल कर आ रहा है, क्या ऐसे में शिवराज सिंह को जो अपने काम पर भरोसा है और वो पार्टी के आदेश का जिक्र करते हैं, उनके भीतर का जो आत्मविश्वास है, जो वो बहुत सख्त लहजे में कहते हैं लेकिन लाडली बहना के साथ बहुत कोमल हृदय को भी दिखाते हैं, तो क्या ये उनका एक नए ब्रांड का उदय है? एक ऐसा ब्रांड जो इस देश के भीतर में नेशनल पॉलिटिक्स पर असर डाल सके, क्योंकि चाहे अनचाहे कल तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज की तारीख में मोदी को चुनौती देने वाले एक नेता के तौर पर और एक कद्दावर नेता जिसको जानबूझकर हटाया गया, ये जानते समझते हुए कि उनकी लोकप्रियता शिखर पर है और उनके लिए इस दौर में कोई पद आपके पास खाली नहीं है, झटके में वह उस अंतर्राष्ट्रीय नेता के समकक्ष या सामने आकर खड़े हो गए जो कल तक सिर्फ मध्य प्रदेश में थे। यह ब्रांडिंग का एक नया रूप नजर आया इस दौर में और यह घबराहट दिल्ली को हो सकती है, क्योंकि आरएसएस हमेशा किसी कद्दावर को लेकर कुछ कह देता था। एक वक्त कल्याण सिंह को लेकर भी उसने कह दिया था। तो जब आक्रोश किसी नेता विशेष को लेकर होता है तो संघ उसमें सक्रियता दिखलाता है, लेकिन हमने शुरू में ही कहा था, संघ की सक्रियता और संघ की खामोशी दोनों घातक है उस सत्ता के लिए जो ये मानकर चलती है कि सब कुछ उसके लिए और उसके अनुकूल हो रहा है, और जब तक वो सत्ता में है कोई डिगा नहीं सकता है। तो अगला सवाल यही है कि अपने बूते सत्ता जीत रहे हैं तो अपने बूते हारेंगे, तो पार्टी को ढहने की स्थिति में संघ छोड़ने को तैयार नहीं। और इस दौर में जो चाहे दिल्ली में बैठे हुए नेता जो हाशिए पर नजर आते हैं, उसमें नितिन गडकरी का नाम भी लिया जा सकता है। यहां एक चीज और समझने की जरूरत है, नितिन गडकरी की मौजूदगी शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नजर आ रही थी? शिवराज सिंह चौहान का बहुत ही शालीनता के साथ दिल्ली की सत्ता को नमन करते हुए अपनी सक्रियता को दिखाने की जरूरत क्यों नजर आ रही थी? इस दौर में संघ के किसी बड़े नेता को आपने क्यों नहीं देखा इस शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर?
इस दौर में बड़ी जीत के बावजूद भी एक खामोशी संघ के भीतर क्यों समाई हुई है? इन सारे सवालों का जो एक जवाब इस दौर में निकल कर आता है वो बहुत साफ तौर पर कहता है कि एक वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इस दौर में वो प्रधानमंत्री हैं। जिस दौर में वो प्रधानमंत्री हैं उस दौर में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन वह नहीं है। तो लगभग 6,500 दिनों तक जो मुख्यमंत्री रहा हो, राजनीतिक तौर पर अब वो बीजेपी के लिए कुछ देने का जिक्र कर रहा हो, तो यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है जहां दिल्ली से संवाद कटा हुआ है और संघ की खामोशी के बीच एक नए पावर सेंटर की आहट हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।